Good morning, friends. My name is Anu Chaudhary, and welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में हम सेकंड टॉपिक की बात करेंगे. सेकंड टॉपिक दैट मीन्स कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस को देख लिए थे और उसके आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 21 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे. ओके, आई होप कि आपने अनसॉल्व पेपर को देख लिया होगा और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट्स को. जहाँ पे वैल्यू एडिशंस की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं ताकि टाइम कम लगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आज का 21. द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट. नो. विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट. नो. तीसरा कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट ऑफ कंसर्न. नो. ये सिचुएशंस ऐसा होता है जब उस स्टेट के लिए कोई चीज़ें बनाई जा रही हो. आंसर शुड बी डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट. यानी कि पार्लियामेंट कभी भी किसी होल पार्ट ऑफ इंडिया के लिए कोई अगर लॉ बना रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं होती है. सो आंसर शुड बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. इन द ग्रासलैंड्स ट्री डोंट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज वहाँ पे इसका कॉज क्या होता है? तो वाटर लिमिट एंड फायर. ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? तो वाटर लिमिट एंड फायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. यानी कि डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है. कभी कभी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में भी पूछा जाता है, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में भी पूछा जाता है. सो दैट्स यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मैग्लो से आपको याद रखना है. मैग्लो. मैग्लो दैट मीन्स की मैंग्रोव, ग्रासलैंड्स, लेक और ओशन. मैग्लो से आप क्या याद रखेंगे? MGLO. MGLO आपको याद रखना है. और MGLO से आप याद रखेंगे मैग्लो दैट मीन्स की मैंग्रोव, ग्रासलैंड्स, लेक और ओशन. ठीक है, तो ये चीजें मैग्लो याद रखना है. किसके लिए? तो डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम्स. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे मैग्लो आपको याद रखना है. मैग्लो दैट मीन मैंग्रोव, ग्रासलैंड्स, लेक और ओशंस. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जो कि 23 नंबर का क्वेश्चन. 23 नंबर के क्वेश्चन में कैंटोर बंडिंग के बारे में पूछा गया है. और कैंटोर बंडिंग सबसे पहले देखें कैंटोर बंडिंग होता क्या है. तो कैंटोर बंडिंग ये ऐसा चीजें होता है जो कि हिली एरियाज में इसकी प्रैक्टिस की जाती है. और हिली एरियाज में इसकी प्रैक्टिस किस लिए की जाती है? तो इसको सॉइल और वाटर को कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे हिली एरियाज में एक सिस्टम है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कैंटोर बंडिंग के नाम से जानते हैं. तो कैंटोर बंडिंग के बारे में जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला कह रहा है डेजर्ट मार्जिन लायबल और स्ट्रॉन्ग विंड एक्शंस. दूसरा कह रहा है लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू द स्ट्रीम कोर्सेज लायबल टू द फ्लडिंग. और तीसरा कह रहा है स्क्रॉबलाइंस लायबल्स टू स्प्रेड विद ग्रोथ. तो इनमें से आंसर कोई भी नहीं है. सो दैट्स आंसर शुड बी नॉन ऑफ द अबव. डी शुड बी राइट आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 25. द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल्स एरियाज इन पेसा एक्ट 1996. तो पेसा एक्ट के बारे में आप सभी पढ़ते हैं. 1996 में जो है लाया गया था और ये पीआरआई से रिलेटेड है. पीआरआई की अगर बात करें तो पीआरआई आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में इसको लाया गया था. और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. इसमें अगर बात करें कितने आइटम है तो टोटल आइटम इसमें 29 है. ठीक है, और आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक इसके आर्टिकल दिए गए हैं. ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा रही है यहाँ पे. तो आंसर शुड भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू क्रिएट ऑटोनोमस regions for the tribal areas. Okay, so answer should be to create autonomous regions in the tribal areas. Answer should be C. Next question है क्वेश्चन नंबर 26. तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अंडर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशंस फॉरेस्ट एक्ट. यानी कि इस एक्ट के बारे में आपको याद रखना है 2006. यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट की अगर बात करें तो 2006 में आया था. ठीक है, और 2006 में अगर ये चीजें बात करें कि किसके अंदर में आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आता है. इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्राम सभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. द improper handling and storage of cereal grains and the oil seeds result in the production of toxins known as a aflatoxin. Aflatoxins which are the not generally destroyed by the normal cooking process. Aflatoxins are the produced by. aflatoxin किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो मोल्ड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. और मोल्ड्स को ही हम एस्परजिलस के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इकोनॉमिक जस्टिस एज अ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन. यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहाँ पे की गई है? क्या वो फंडामेंटल राइट है या प्रियम्बल है? क्या वो प्रियम्बल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? क्या फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और
प्रियम्बल है। सो आंसर शुड भी यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रियम्बल में भी आपको बात की गई है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 38 जिसमें कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। सो दैट्स, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 38 जिसमें की बात की गई है SEP, दैट मीन्स की सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, सो दैट्स आंसर शुड भी हमारा हो जाएगा बी, जिसमें कि प्रियम्बल और DPSP के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ड्यू टू improper indiscriminate disposal of old and the used computers of their parts, which of the following released into to environment as a e-waste? सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे चीजों को जो है ई वेस्ट के तौर पे हम इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे प्लूटोनियम हमारा नहीं होगा, सो दैट्स आंसर 7 विल बी नॉट हियर। सो 6 तक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, प्लूटोनियम विल बी नॉट हियर। नेक्स्ट है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशंस टू एनवायरनमेंट। ठीक है, एसिड रेन्स इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशंस ऑफ एनवायरनमेंट बाय। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है और सल्फर डाइऑक्साइड्स। ठीक है, तो दो चीजें इसमें देखने को मिलती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। विथ रेफरेंस टू द फूड चेन्स एंड द इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि फूड चेन के बारे में इसमें से दो स्टेटमेंट दी गई है, तीन स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला कह रहा है अ फूड चेन इलस्ट्रेट टू द ऑर्डर्स इन विच चेन ऑर्गेनाइज फीड अपॉन ईच अदर्स। दूसरा कह रहा है फूड चेन्स आर द फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ स्पेसीज। और तीसरा कह रहा है अ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर्स। ठीक है, तो वहां पे आंसर ओनली वन विल बी करेक्ट, बाकी दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। वही 32 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि नेशनल पार्क और कुछ रिवर दिया गया है जो कि नेशनल पार्क से होकर क्रॉस करती है। सो दैट्स यहाँ पे सबसे पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये आपको पता है कहाँ पे है। सबसे पहले ये चीज आपको याद रखना है स्टेट पीसीएस के लिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो असम में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये साउथ में आपका पड़ेगा। सो दैट्स यहाँ से याद रखना है आपको। कावेरी यहाँ पे लिखा गया है रिवर, जो कि गलत है, कावेरी नहीं होगा, कुंती पूजा रिवर यहाँ पे रिलेटेड होगा। सो आंसर 3 विल बी रॉन्ग, तो 3 विल बी रॉन्ग, 3 विल बी रॉन्ग। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका असम में है और मानस रिवर यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। सो दैट्स कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे गंगा नहीं होगा, राम गंगा होगा। सो दैट आंसर विल बी नॉन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नॉन हो जाएगा, कि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में तीन चीजें दी गई है, एगारिकस, नोस्टॉक और स्पायरोगायरा। तो नोस्टॉक के बारे में आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो नोस्टॉक यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओनली 2 विल बी राइट आंसर्स। 34 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स एंड नाइट्रोजन एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। इनमें से कौन सा ऐसा चीजें हैं जो कि नाइट्रोजन के तौर पे सॉइल में ऐड किया जाता है। सो दैट्स 1 एंड 3। बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, इट विल बी नॉट हेयर। सो 1 एक्सक्रीशंस ऑफ द यूरिया बाय एनिमल्स और डेथ ऑफ वेजिटेशंस, तो ये दो चीजें ऐड की जाती है। ठीक है, तो 1 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स। 35 की अगर बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लायन टेल मैकक फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ स्पेसीज हमेशा पूछे जाते हैं, स्पेसीज जैसे कि उसके क्रिटिकल हैबिटेट क्या है, बाकी सारी चीजें उसकी जो है डेंजर है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो इस टाइप की चीजें हमेशा पूछी जाती है, जो कि करंटली न्यूज में होती है, उस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट पूछा जा रहा है, तो एक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश विल बी नॉट हियर, हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो आंसर शुड बी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 36। Some Buddhist rock cut cave are called the Chaitya, while others are called the Biharas. What is the difference between two? यानी कि चैत्या और बिहाराज के बीच में डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे सिंपल से इसकी मतलब है कि चैत्या जो होता था एक वर्शिप प्लेस होता था, ठीक है, और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और बिहारा एक ऐसा प्लेस होता था जहाँ पे मॉन्क्स जो वहाँ पे रहते थे, वो सारे मॉन्क्स वहाँ पे रिसाइड करते थे, यानी वहाँ पे रहते थे। तो बिहारा एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे लोग रहते थे, और चैत्या एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे लोग पूजा करते थे। ठीक है, तो ये चीजें बुद्धिज्म से रिलेटेड है। दूसरा भी क्वेश्चन जो है रिलेटेड है किससे, बुद्धिज्म से ही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कांसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। यानी कि बुद्धिज्म में निर्वाणा का मतलब क्या है, इसमें उसका स्टेटमेंट पूछा गया है। तो द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू
द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। यानी कि कभी भी गवर्नेंस ऑफ कंट्री और स्टेट के लिए कोई भी चीज़ अगर फंडामेंटल क्या है, तो फंडामेंटल की अगर बात करें तो डीपीएसपी है। डीपीएसपी की अगर बात करें तो कौन सा आर्टिकल में है, तो 36 से लेकर 51 के बीच में है, ठीक है। और 38 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक जस्टिस जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है किसमें, तो आर्टिकल 38 में बात की गई है। सो दैट 38 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। नेक्स्ट है 39। 39 क्वेश्चन कह रहा है द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड against the arrivals of the Simon Commission because there was no Indian in the Simon Commission। Simon Commission इंडिया में आया कब था, तो 1928 में आया था, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज का लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन द रिस्पॉन्स टू, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लॉन्च किस लिए किए थे, तो क्रिप्स मिशन हमारा आया था, उसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, तब हमारा कौन आया था, तो क्रिप्स प्रपोजल के फेल होने के बाद से क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। जो कि क्रिप्स प्रपोजल की अगर बात करें तो स्टेट पीसेस के लिए याद रख सकते हैं कि जो है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था, जो कि मार्च में आया था। उसके बाद से 22 मार्च 1942 को आया था क्या हमारा, तो देखेंगे क्रिप्स प्रपोजल आया था, इसके बाद ही हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। उसके बाद से देखेंगे साइमन कमीशन, जो कि 1928 में आया था। वेबल प्लान की बात करें तो 1945 में आया था, और वेबल प्लान को ही हम शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, और 20 क्वेश्चंस पहले हमने डिस्कस किए थे, तो अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 41 क्वेश्चंस लेकर आगे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।